जय हिंद दोस्तों। सभी को नमस्कार। तो हमने पिछली क्लास में सामान्य परिचय पढ़ा था और आज हमारी क्लास में हम टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं और पहला टॉपिक जो रहेगा भारत के भूगोल में, वो टॉपिक हमारा रहेगा, सारे हेडिंग लगाओ, भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। देखो, भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में? 6 भागों में। यानी भारत के भौतिक प्रदेश के मुख्यतः हम देखें तो हमें कितने भाग देखने को मिलेंगे? 6 भाग। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो हम 6 भाग पढ़ रहे हैं, ये जो 6 भाग पढ़ रहे हैं हम, इसको आपको समझना है कि ये 6 भाग जो बन रहे हैं वो किस प्रकार से। तो चलिए एक एक पॉइंट पे अच्छी तरह से हम जो है वह चर्चा कर लेंगे। ठीक, हमारा ये प्यारा भारत अच्छा, आप मेरी एक बात सुनिए कि ये जो भौतिक प्रदेश टॉपिक है, आपने किस किस ने इससे पहले पढ़ रखा है? वेरी गुड। अभी जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, तो आप ये सोचोगे कि वास्तव में हमने जो पढ़ा अभी तक वो कुछ नहीं पढ़ा भौतिक प्रदेश के बारे में। ऐसा क्या गुरुजी? देख लेना आप, धीरे धीरे आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। हाँ, तो बात चीज है नहीं। तो वो हो गया अपनो भौतिक इंडिया। अभी को भौतिक प्रदेश देखा की टाइप हूं है। तो भाई, ये जो इस प्रकार से क्षेत्र बना है यहां, ये वाला, ये ऊपर का जो इलाका है, ये वाला, ये दोस्त इलाका जो है वो पता किसका है? हिमालय। क्योंकि इस बेल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पर्वत ही पर्वत पाए जाते हैं, और पर्वत ज्यादा होने के कारण इसका हमने एक अलग से भौतिक नाम दे दिया। और वो क्या भौतिक नाम दिया हमने? वह नाम जो दिया वो दिया हिमालय। तो ये वाला जो प्रदेश है इधर का, ऊपर का, ये नंबर 1 भौतिक प्रदेश हो गया, जिसका नाम क्या है? हिमालय। अब सर इसके बाद भी कोई भौतिक प्रदेश बन सकता है क्या? अरे मैंने शुरू में कहा था कितने भौतिक प्रदेश हैं? 6। तो हम 6 पढ़ेंगे, टेंशन मत लो उस बात की आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आप, ये वाला, ये जो भौतिक प्रदेश बनेगा, ये बनेगा दूसरा भौतिक प्रदेश। 2 नंबर भौतिक प्रदेश हमारा ये है। और दूसरे भौतिक प्रदेश का जो नाम है, दूसरे भौतिक प्रदेश का नाम है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का, क्योंकि ये भाग जो है वो नदियों से निर्मित है, और नदियां अपनी काप छोड़ेंगी, इसलिए क्या बनाएंगी? मैदान। तो इस भौतिक प्रदेश का हमने नाम क्या दिया? उत्तर का विशाल मैदान। हर एक चीज को अच्छी तरह से हम जो है वो समझेंगे। आप जरा इधर ध्यान रखना। इसके बाद भी सर कोई भौतिक प्रदेश बन सकता है क्या? जी हाँ, ये देखो, फिर एक भौतिक प्रदेश हमारे पास ये आया, ये वाला। ये जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को हम नाम देते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये है पठार। गुरुजी प्रायद्वीप नाम क्यों रखा?
देखो भाई, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। इस स्थान के तीन और जल हो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो भारत किस में आता है, प्रायद्वीप में। अगर मान लो कोई स्थान है उसके चार और जल है, तो जिसके चारों ओर जल होता है उसे क्या कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। बताओ, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब सुनो आप मेरी बात। फिर एक जो बेल्ट है वो ये वाला रह गया, ये यहां। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो ये इलाका हो गया मरुस्थलीय। ये इलाका कौन सा होगा, मरुस्थलीय। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये आती है कि ये जो इधर का प्रदेश है, ये यहां इधर समुद्र लग रहा है, इधर समुद्र लग रहा है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। अब ये जो प्रदेश बनेगा भाई, ये जो प्रदेश बनेगा, ये वाला, ये प्रदेश कहलाएगा तटीय प्रदेश। क्योंकि समुद्र के साथ सीमा लगाता है वो प्रदेश कौन सा, तटीय प्रदेश। कितने हो गए भाई, चार। क्या सर और भी बन सकते हैं क्या, ये तो भारत पूरा ही हो गया, अब और क्या बनेंगे इसमें। तो सुनो मेरी बात, इधर की ओर देखो जरा, इधर नजर मारो आप, भारत के इधर की ओर। तो इधर जो है इस वाले भाग में, यहां यहां इस प्रकार से द्वीप हैं बने हुए, और कुछ द्वीप जो है वो यहां इस प्रकार से बने हुए। ये द्वीप, ठीक है। अब देखिए, अब बात, एक ये द्वीप हो गया और एक द्वीप ये हो गया। अच्छा, द्वीप का मतलब मैंने अभी बात बताई थी ना, जिसके चारों ओर क्या हो, पानी, जिसके चारों ओर क्या हो, जल। तो क्या ये एक अलग विशेषता बनी या नहीं बनी, बनी। तो इस भौतिक प्रदेश का नाम हम अलग से देंगे, और वो नाम होगा क्या, द्वीपीय प्रदेश। क्या नाम होगा, तो 5 नंबर जो हम नाम लिख लेते हैं वो लिख लेते हैं द्वीपीय प्रदेश। कितने हो गए मेरे भाई, 5। लेकिन आपने कहा था 6 है गुरुजी, एक और कहां गया। तो ये देखो भाई, मरुस्थल का नाम हमने नहीं लिखा, ये वाला जो है ये कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल। तो 6 नंबर जो भौतिक प्रदेश हो गया उसका नाम है थार का मरुस्थल। अब जो जो कलर से मैंने लिखा हुआ है वो उस इलाके का भौतिक प्रदेश है। जैसे हिमालय है तो ऊपर वाला हो गया, उत्तर का विशाल मैदान है। अब देखो, एग्जामिनर ने मान लो ऐसे प्रश्न पूछ लिया, महाराष्ट्र जो जिला राज्य है वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो बता दोगे या नहीं बता दोगे, प्रायद्वीप का। क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ है, मैं वरना आपको बताया था सारे राज्य भारत के एकदम बढ़िया तरीके से। अब मैं कहूँ यूपी बताओ किसका हिस्सा है, तो यूपी यहाँ है, उत्तर का विशाल मैदान। तो मेरी बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। अब गुरुजी अलग अलग जो भाग बने वो बने कैसे, एक वो कहानी और समझा दो। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के ये जो भाग बने थे ये बने कैसे, इस बात की हम बात करते हैं। देखो, इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसके लिए क्या दिए गए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम है वेगनर। नाम सुना है क्या, वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। यह मैंने शुरू की क्लासों में अच्छी तरह से बताया हुआ है कि महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ था। वेगनर जो व्यक्ति था वो कहां का था, जर्मनी का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और वेगनर ने यह कहा कि जो भारत है, क्योंकि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में गोंडवाना लैंड के अवशेष भी बने थे कुछ,
और कुछ 33 सागर के अवशेष भी बने थे। तो इन्होंने ये बात कही कि जो भारत है वह गोंडवाना लैंड और 33 सागर का अवशेष है। तो भारत किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड और 33 सागर का। इतनी बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से? उसके बाद सुनिएगा। एक सिद्धांत दिया वेगनर ने, और वेगनर के बाद अलग अलग, जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोबर, दूसरे व्यक्ति का नाम है कोबर। अब ऐसे पूछेंगे कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, एग्जामिनर अगर पूछेगा तो कोबर ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था भूसन्नति सिद्धांत। अब सीधा सीधी बात याद रखना, भूसन्नति सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? वो दिया कोबर ने। किसने दिया? कोबर ने। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमारे भारत के 6 भाग, 6 भौतिक प्रदेश में भारत को बांटा गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, अलग अलग चीजें। देखो ये जैसे आपको ये जगह मिलेगी, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मिलेगी, हिमालय वाला बेल्ट हो गया वो 33 सागर का अवशेष मिलेगा। तो भारत इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था, ये बात भी याद रखना। अब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा ना, जब आपको एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताऊंगा कि हिमालय जो है वो कैसे बना है। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं अपने। तो बोलो इतना समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं हिमालय की। आगे देख लिया? हाँ भाई, चलिए आगे। अब हम सबसे पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, और पहले भौतिक प्रदेश का जो नाम है वो है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय। पहले तो दो कंसेप्ट यहां क्लियर करो। पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, तट, तट तो पता लग गया क्या हो गया, गर्त क्या होते हैं। ये थोड़े से कंसेप्ट हैं, बोरिंग मत महसूस करना, ये क्लियर हो जाएंगे ना एक बार, फिर आप कुछ भी चीज पढ़ना आपको सब चीजें जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मैं हिमालय की उत्पत्ति से पहले आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, वो समझने का प्रयास करना आप। ठीक है, देखो एक मिनट। सुनो आप मेरी बात ध्यान से। देखो भाई, आपने एक तो नाम सुना होगा पर्वत का, तो ये वाला जो भाग हो गया वो किसका हो गया? वेरी गुड, ये पर्वत हो गया इस प्रकार से। जस्ट इसके बाद जो इस प्रकार से जो भाग आपको देखने को मिलेगा वो क्या कहलाता है? पठार। उसके बाद इस प्रकार से जो भाग देखने को मिलेगा हमें वो कहलाती है ढाल। कहते ना आ ढाल इं जावे दक्षिण की ओर या
है ना। तो ये कहलाती है ढाल। उसके बाद ये जो भाग आपको देखने को मिलेगा वो कहलाएगा मैदान। क्या कहलाएगा? मैदान। और थोड़ा बेहतर और समझा दूंगा आगे के बाटे, समझ लेना, थोड़ा मोटा मोटा समझो यार। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात कहूं कि अब ये मैदान, मैदान के नीचे क्या जल है, तो यहां जल भरा हुआ है। ये सारा का सारा क्या है? ये सारा जल भरा हुआ है। अब आप जरा एक बात ध्यान से सुना, ये तो हमने लिया पठार और ये लिया हमने पर्वत, ठीक। और उसके बाद इधर ये ली हमने ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखो भाई, सेम की सेम कंडीशन चलती है ये नीचे पानी के अंदर भी। आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ ऊपर ही पर्वत पठार होते हैं क्या, पानी के अंदर नहीं होते? होते हैं। तो पानी के अंदर देखो, पहली बात तो ये लग रहा है तट। पानी के साथ जो भाग लगे उसे क्या बोलते हैं? तटीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? अभी मैं आपको पढ़ाकर गया हूं, जो सीमा यहां पानी के साथ लग रही है भारत की, वो कौन सा प्रदेश है? तटीय। तो ये जो सीमा लगी है ये तो हो गया तटीय। उसके बाद ये भी जल के अंदर वाली क्या हो गई? ढाल। क्या हो गई? ढाल। और ये जल के अंदर वाला क्या हो गया? मैदान। लेकिन अब ये बात सुनो इंपॉर्टेंट, पानी के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से गर्त बनते हैं। क्या बनते हैं? गर्त। गर्त क्या होता है? पानी के भाव से या किसी प्रकार से मान लो यहां एक गड्ढा हो जाता है विशेष प्रकार का, जिसे क्या कहा जाता है? गर्त। तो पानी के अंदर आपको इस प्रकार से गर्त देखने को मिलेंगे। विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा गर्त, विश्व का सबसे बड़ा गर्त, पता है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो गर्त है वो है मेरियाना गर्त। ये जो मेरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर में है। किसी भी प्रकार की हलचल हो सकती है जिस कारण ये क्या बन गया? गर्त बन गया, खड्डा बन गया। गर्त को आप क्या बोल सकते हो? खड्डा। तो ये क्या इस प्रकार से जो भाग देखने को मिलता है जल के अंदर वो क्या कहलाता है? गर्त। ये नदियों द्वारा भी बन सकता है, ये नदियों द्वारा भी बन सकता है। चलो अब थोड़ा आगे बात करें। ये तो मैदान हो गया, ये ढाल हो गई। अब देखो, ये जो भाग है हमने उधर बनाया था ये वाला, ये जो भाग है, ये भाग ये क्या कहलाएगा? पानी के अंदर भी पठार होते हैं, और पठार के पास ये जो भाग है ये कहलाते हैं कटक। क्या कहलाते हैं? कटक। और ये जो है ये ज्वालामुखी। अच्छा, अब पानी के अंदर जो ज्वालामुखी होती है उसे बोलते हैं द्वीप या ज्वालामुखी। क्यों बोलते हैं द्वीप? का मतलब बताओ क्या होता है? जिस स्थान के चारों ओर क्या हो, है या नहीं है? ठीक है, तो इसे बोलेंगे द्वीप, ये ज्वालामुखी, ये है द्वीप, ये ज्वालामुखी। ये सिर्फ लिखना नहीं है, समझना है आपको, मैं समझा रहा हूं कि ये काम आएंगी चीजें आगे। अच्छा, अब एक शब्द आया गर्त। एक शब्द हमारे पास क्या है? गर्त। और एक शब्द आया कटक। इसमें से निम्न दाब का क्षेत्र कौन सा है? तो निम्न दाब यानी जहां कम दाब लगा वो गर्त है। तो गर्त जो क्षेत्र है ये यहां निम्न दाब देखने को मिलता है, निम्न दाब का क्षेत्र है। और इनमें से उच्च दाब का क्षेत्र कौन सा है? अच्छा गुरुजी, कटक कैसा होता है? अरे कटक नाम है, पर्वत की तरह ही होता है ये कटक भी, ठीक है। कटक भी कैसे होता है? इस प्रकार से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। तो गर्त निम्न दाब का होता है और ये उच्च दाब का। अब बताओ इतनी बात आपको समझ में आई अच्छी तरह से? अब एक चीज और समझ लो साथ साथ, कि पर्वत पठार जो होते हैं वो होते किस प्रकार से हैं। फिर मैं आपको एक चीज और समझा दूंगा। अब हमें ये देखना है कि पर्वत पठार जो है वो होते किस टाइप से। हम कैसे पहचान करें कि ये पर्वत है और ये पठार है?
अब ये रीजनिंग में भी प्रश्न आता है कि आप बताओ पर्वत से पठार कैसे बनते हैं, या पठार से पर्वत, या उनका अवरोही आरोही क्रम, यानी बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है। क्लासिफिकेशन जो भी टॉपिक हो गया उसमें देखने को मिलता है। फिर ये थोड़ा एक नीचा हिस्सा होता है, फिर आपको इससे और नीचा हिस्सा देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा भाग, अभी मैंने आपको समझाया इस प्रकार से। देखो, एक तो होता है इसमें पर्वत, एक इसमें है पहाड़, एक है पर्वत, एक है पहाड़, और एक है पहाड़ी। ये क्या भाग है, पठार का। और ये जो भाग हमें दिख रहा है, ये किसका है, मैदान। सबसे बड़ा क्या होता है, पर्वत। 2 नंबर पे पहाड़, 3 नंबर पे पहाड़ी, और 4 नंबर पे पठार। अब आप एक बात ये ध्यान में रखना कि जो पर्वत है उसकी पहचान कैसे करें कि ये पर्वत है। बात तो सानी है कि मतलब कोई चीज है की पहचान तो होनी चाहिए। तो पर्वत की पहचान के लिए आप एक बात याद रखना, जिस भाग की ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक हो, 2700 मीटर से अधिक ऊंचा जो पर्वत हो, उसे क्या बोलेंगे, पर्वत ही बोलेंगे। समझ में आई। पर्वत ये होते हैं। पहाड़ जिसकी ऊंचाई आपको 1800 से 2700 के बीच में मिले, वो क्या कहलाते हैं, पहाड़। अगर बात की जाए पहाड़ी की, तो इसकी ऊंचाई जो आपको 1800 से 900 मीटर के बीच देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्र वो होता है जिसकी ऊंचाई 1800 से 900 मीटर के बीच में हो, सॉरी 1800 से 600। इसमें लिखोगे आप 600 से 1800, 900 नहीं है, 600 है। 600 से 1800 मीटर वाला एरिया कौन सा आ गया, पहाड़ी का। अब पठार की बात करें तो 600 से या 300 से 600 मीटर का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, पठार क्षेत्र। जिसकी ऊंचाई जो है वो 300 और 600 के बीच में है, उसे हम पर्वत नहीं बोलेंगे, पहाड़ नहीं बोलेंगे, पहाड़ी नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, पठार। और मैदान जो आपको मिलेगा वो 0 से 300 मीटर के बीच में जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, पर्वत नहीं बोल देंगे, उसे मैदान। अब मेरी एक बात सुनो आप, खेजड़ी मंदिर सूरतगढ़ में गए हो क्या कभी। अब खेजड़ी मंदिर देखोगा थे तो थाने लगो तो के पार्ट है। खेजड़ी मंदिर की अगर चढ़ाई की है तो तुम्हें लगेगा ये तो पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ नहीं है। उसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर के अंडर में है या नहीं है। 300 मीटर के अंडर में जिसकी ऊंचाई है वो क्या होगा, मैदान। तो वो किसके अंडर में आता है, मैदान। वो मैदान के अंडर में ही आता है। बोलो, ये बात भी आप समझ गए क्या, पर्वत कौन से होते हैं, पहाड़ कौन से होते हैं, पहाड़ी कौन सी होती है, इतनी समझ गए चीज, सभी समझ गए। चलो अब लिखो आप हिमालय की उत्पत्ति। अभी मैं सारा लिखा लेना, बाद में टाइम दे दूंगा आप। हाँ, एक व्यक्ति है हैरी हेस। हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक
सिद्धांत दिया। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? प्लेट विवर्तनिक। प्लेट क्यों है गुरुजी? प्लेट वही जिसमें रोटी रख के खाएं, वो होती है। भूगोल प्लेट किसी और को मानती है, वो क्या होती है अभी चर्चा करते हैं। पहले एक बात ये बताओ मुझे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? हेरी हेस। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अगर हम बात करें तो देखो आपको तीन शब्द मिलेंगे सुनने के लिए। एक तो मिलेगा अभिसारी, अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ना, इसमें एक शब्द जोड़ा गया है, इसमें एक शब्द दिया गया है और वो शब्द है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। विवर्तनिक को टेक्टोनिक भी बोल सकते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? प्लेटों की गति ही क्या कहलाती है? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक ऐसे लिखते हैं। प्लेट जब गति करती है तो वो ही क्या कहलाती है? टेक्टोनिक। ये गति तीन प्रकार से करती है। गति कितने प्रकार की? तीन। इसमें सबसे पहले जो कहलाएगी वो कहलाएगी अभिसारी। क्या कहलाएगी? अभिसारी। दूसरी कहलाएगी अपसारी गति। और तीसरी जो गति कहलाएगी वो याद रखना, संरक्षी गति। संरक्षी गति। अब मेरे भाई समझो इस बात को, ये प्लेट हो गई, बस समझने का खेल ही है बाकी। और इसको समझना समझ लोगे ना तो पता लग जाएगा हिमालय कैसे बना है। समझ में आई बात? अब सुनो, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये दो प्लेट है, एक ये एक ये। इधर से एक प्लेट गई और एक प्लेट इधर से आई। अब ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो क्या है, जैसे ही टकराएंगी, टकराते ही इसका ये जो भाग है वो ऊपर उठ जाएगा, जिस कारण यहां क्या बनेंगे? पर्वत, पहाड़ बनेंगे। कई बार क्या होता है, अच्छा अभी सारी गति वही होती है जिसमें दोनों प्लेट आपस में टकराएं। कई बार होता है नाराज होके एक दूसरे को छोड़कर ये चली जाती है, अलग हो जाती है। उस अलग होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? कई बार प्लेट ऊपर नीचे भी चलने लग जाती है, ऊपर और नीचे, उस गति को क्या बोलते हैं? संरक्षी गति। तो मेरी बात समझे क्या कि अभिसारी गति का मतलब क्या होता है? दोनों प्लेट जब आपस में टकराएं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को एक ये कॉपी दो, अभी समझ जाओगे। ये मान लो ये प्लेट है पूरी ऐसे, ठीक है? सुनो, एक ये प्लेट है एक ये है। अब ये प्लेट है, जब दोनों आ रही हैं और दोनों आपस में ऐसे टकराएंगी, टकराती ही ऊपर होगी ना, तो ऐसे ही बनते हैं पर्वत। अब ये क्या बन गया? पर्वत। कोई पेज लोगे तो वो पेज ऐसे करोगे आप तो वो, अच्छा कुछ नीचे भी चले जाते हैं, तो मैंने कहा था ना नीचे भी पर्वत बनते हैं, तो कुछ नीचे की ओर दब जाते हैं तो वो नीचे पर्वत बन जाते हैं। लेकिन हिमालय जो वो ऐसे उठा है, तो ये अभिसारी गति के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं ये दो प्लेटें कौन कौन सी थी जिसने हिमालय का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिमालय का जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार। तो देखो यहां इस प्रकार से है हिमालय। अब सुनिए बात ध्यान से,
एक प्लेट जो टूट के है वो नीचे से आई, जिसे बोलते हैं इंडियन प्लेट। हिमालय कैसे बना है मैं आपको वो बात बता रहा हूं। एक कौन सी प्लेट है? इंडियन। एक यूरोप वगैरह जो देश हैं उधर की ओर प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। अब क्या हुआ, ये प्लेट चली कौन सी? इंडियन। इंडियन प्लेट इधर से टूटकर अफ्रीका से टूटकर आई और इस प्रकार से आकर जो है वो यहां टकराई। क्यों टकराई? क्योंकि यहां पहले से एक प्लेट थी जिसका नाम क्या था? यूरेशियन प्लेट। और जब ये दोनों भाग आपस में से टकराए, टकराते ही वो क्या हो गए? ऊपर उठ गए। और जैसे ही ऊपर उठे यहां क्या बन गए? एक पर्वत श्रृंखला बनी जिसका नाम क्या हुआ? हिमालय। तो मेरी बात ये समझ गए क्या, जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ? ऐसे बना है हिमालय। तो इसके प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? यानी दो प्लेटों के टकराने से ऊपर उठा भाग वो हिमालय बन गया। और हिमालय की बात करें तो हिमालय का निर्माण वो कौन से काल में हुआ है? तो हिमालय का जो निर्माण है वो टर्सरी काल के अंदर हुआ है। टर्सरी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा अल्पाइन काल। कौन सा काल? अल्पाइन काल। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? अल्पाइन। अगर मान लो अल्पाइन भी ना मिले तो युग मिलेगा, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कौन से युग में हुआ है? तृतीय युग के अंदर। इसमें हुआ है तृतीय युग के अंदर। चलिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं जिसके माध्यम से आप समझ जाओगे कि जो हिमालय पर्वतमाला है वो कैसे बनी है। ठीक है, ये देखो, आप देख पाओगे ये रहा, अफ्रीका से टूटा। अभी इस भाग को देखना, ये इंडियन प्लेट है, अब ये जा रही है ऊपर। और यूरेशियन प्लेट ऊपर है, अब यहां से ये टकराएगी इससे। ये प्लेट जैसे ही टकराई, ये देखो, ये भाग ऊपर उठ गया, जिस कारण एक बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी। ये देखो आप, इस कारण एक बड़ी पर्वत श्रृंखला बनी जिसे हम क्या बोलते हैं? हिमालय। दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आता है किसका? हिमालय का। तो अच्छी पर्वत श्रृंखला है, कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर जाना भाई। अच्छा, अब निर्माण, अच्छा गुरुजी ये समझाओ, ये यहां जो आपने लिखा है तृतीय युग, ये क्या कहानी है? और यहाँ अल्पाइन युग लिखा है, वो क्या कहानी है? ये समझाओ थोड़ा। एक बार थोड़ी इधर नजर रखना बोर्ड की तरफ। देखो भाई, ये एक ये पर्वत है हमारे पास और एक ये पर्वत है। इस पर्वत का जो निर्माण होता है वो होता है प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन युग के दो या प्री कैम्ब्रियन काल के दो। ये पर्वत गुरुजी है कौन सा मेरे दोस्त? ये पर्वत है अरावली। कौन सा पर्वत है? इसी काल में एक पर्वत और बना था, अपलेशियन पर्वत। ये दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत है। जब पर्वत बन रहे थे तो शुरू के काल में ये पर्वत बन गए जिसका नाम है अरावली और अपलेशियन। तो आप एक बात ये बताओ, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत पूछे तो आप क्या बोलोगे? अरावली। लेकिन धीरे 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 काल बीता गया और यहां एक काल आया, अल्पाइन काल। और अल्पाइन काल के अंदर जो निर्माण होता है वो किसका होता है? वो निर्माण हुआ, बोलो मेरे भाई, किसका? हिमालय। हिमालय इसीलिए सवरों लास्ट में बनड़ी है। तो दुनिया की सारों नई, यानी विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सर ये कहानी तो समझ में आ गई कि अल्पाइन काल जो है वो कैसे हुआ। एक थोड़ा युग की कहानियां और समझा दो तो और बेहतर हो जाएगा कि युग वाला ये मामला कैसे चला। चलो देखो, आज से बात है 57 करोड़ साल पहले की, अरावली के बाद। सत्तावन करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से। आज क्या है, 2024। आज से 57 करोड़ साल पहले। एक तो सन, आप एक तो ये याद रखना आंकड़ा, एक याद रखना है। उसके बाद 22.5 करोड़, आज से 22.5 करोड़ को याद करना है आपको। उसके बाद आपको याद करना है 6.7 करोड़ साल पहले की बात। हिमालय की बात करें तो हिमालय के बाद देखो, एक यहां पर 10 लाख वर्ष पूर्व की बात है, और आज जो चल रहा है वो चल रहा है 2024। 2024 से 10 लाख साल पहले, और उससे पहले क्या बना? हिमालय। फिर उससे पहले 6.7 करोड़, 22.5 करोड़, 57 करोड़, और उससे पहले बनी हुई है अरावली। अब सुनो, 57 और 22 करोड़ के बीच के काल को पता क्या कहते हैं? प्रथम युग। कौन सा युग है ये है पहला युग। इसके बीच के काल को जो कहते हैं वो कहते हैं द्वितीय युग। और 10 लाख और ये इसके बीच के काल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तृतीय युग। भूगोलिक भाषा में इसे कहते हैं तृतीय युग। तो बताओ, हिमालय जो पर्वत बना है वो किस काल के अंदर बना है? कौन से युग में बना है? तृतीय युग। इसीलिए मैंने यहां ये बात लिखी कि ये जो पर्वत है वो तृतीय युग में बना है। बताओ, रहा इतनी बात समझ में आई क्या तुम्हें? ठीक है, चलो इसको उतार लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय का निर्माण टर्सरी काल में हुआ, अल्पाइन काल भी कह सकते हो, और तृतीय युग के अंदर। तो हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे नई पर्वतमाला है। तो उत्पत्ति को लेकर जितने प्रश्न जो है वो बन रहे थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अच्छा, हिमालय का निर्माण किन प्लेट से हुआ है? इंडियन और यूरेशियन प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। दोनों आपस में टकराई, और कौन सी गति? गति, अरे भूल गए क्या भाई? यहां गति कौन सी हुई थी अभी? सारी गति। अभी सारी गति में दोनों प्लेट आपस में टकराई थी। मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई, उसमें समझ गए होंगे। चलो अब देखो आगे। अब हम बात करेंगे आगे। लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा लास्ट में लिखने के लिए, पूरा लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार समझ लो। अब बात करेंगे अपने हिमालय की। अच्छा, हिमालय में भी अब बात पहले पता क्या करेंगे? विस्तार की, कि हिमालय का जो फैलाव है वो है कितना। तो आप एक बात सुनो ध्यान से, ये अपना हो गया दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत के ऊपर की ओर यहां यहां पर फैला है हिमालय। अब हिमालय की बात करें तो देखो, हिमालय, इधर एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, इधर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। हिमालय का फैलाव बता रहा हूं किस किस देश में है। इधर एक देश है पाकिस्तान, ऊपर की ओर जाएंगे इधर एक देश मिलेगा आपको
और उस देश का नाम है चीन। यहां चीन के नीचे देखेंगे एक देश है नेपाल, और इधर एक देश है भूटान, और इधर एक देश है म्यांमार। तो हिमालय का जो विस्तार है वो कितने देश में है? 6 देश में। कौन कौन से बोलो? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब आपको एक बात बताता हूं, प्रश्न आ सकता है। एक भारत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ हो गया, एक भारत हो गया, ठीक है। अब एक प्रश्न क्या बन सकता है, इनमें विस्तार है लेकिन मुख्यतः बात करें तो अफगानिस्तान में नहीं फैला है, म्यांमार में भी नहीं फैला है, अरुणाचल प्रदेश तक ही ये जो है इधर की ओर अपना भारत जो है, उधर आइकोनोमा पर्वत वगैरह आ जाते हैं, इधर नहीं है हिमालय। मुख्यतः पूछे तो किन देशों का नाम लिखोगे? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भारत और भूटान। वैसे अफगानिस्तान और म्यांमार में फैला है, तो इसका मुख्यतः विस्तार जो है वो बताओ कौन कौन से देश है? बोलो भाई सारे। पाकिस्तान हो गया, चीन वेरी गुड, नेपाल, भूटान, भारत, इतने ही है क्या? तो मुख्यतः जो है वो इन देशों में इसका विस्तार है। लेकिन हमें देश के साथ साथ ये देखना है, क्योंकि हम जो जीके पढ़ रहे हैं वो इंडिया का, तो हमें बात जो पढ़नी है अभी वो ये पढ़नी है कि भारत में इसका विस्तार कहां तक है। क्योंकि हम भारत का जीके पढ़ रहे हैं ना, तो भारत के अंदर जानना जरूरी है कि भारत में इसका विस्तार कहां तक है। तो देखो, अगर हम भारत की बात करें, भारत में विस्तार इसका, तो इस प्रकार से ये यहां भारत में खत्म हो जाएगा और इधर यहां खत्म हो जाएगा। इधर है जम्मू कश्मीर या इसे आप बोल सकते हो लद्दाख। यहां भारत में इसका विस्तार शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, और इधर खत्म कहां होता है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इतना विस्तार है भारत के अंदर। यहां से यहां तक की अगर दूरी तय करेंगे इधर से इधर की ओर, तो आपको 2400 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ जाएगी। लेकिन लगभग ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, याद रखना। 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत में क्या? हिमालय। हिमालय की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखो, हमने जम्मू कश्मीर देख लिया और अरुणाचल देख लिया। हिमालय के अंतिम जो पॉइंट होते हैं उनके ऐसे पूछ लेंगे यहां का दर्रा कौन सा है अंतिम, यहां का पर्वत कौन सा, वो प्रश्न और बन सकते हैं। तो यहां एक पर्वत है, पर्वत का पूछे तो नंगा पर्वत। किस पर्वत से शुरू होता है? नंगा पर्वत। ये भी लद्दाख इधर ही है, जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछे बताओ कौन सा दर्रा है जो इधर समाप्त होता है इधर की ओर, बस ये इधर से फिर शुरू हो जाएंगे दर्रों का काल, और इधर ऐसे कौन सा दर्रा है जहां पर ये खत्म होते हैं? तो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके यहां। तो दर्रों की बात करें तो उसमें आएगा चांगला दर्रा। ये भी कहां है? इधर ही। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पर्वत है, ये यूपीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न, नामचा बरवा कहां है? नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, वो लिखा ही हुआ है ऊपर। और दर्रा पूछे दर्रा, वो दर्रा है यांगयाप। कौन सा दर्रा है? यांगयाप। मेरे भाई एक बात याद रखना, इनकी एक एक नदी और याद रखना कि कौन सा नदी है जो इनको यहां मोड़ देती है।
एक यहां मोड़ देती है, वो नदी है, प्रमुख नदी पूछे, उस नदी का नाम याद रखना, कौन सी? सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी यहीं से बहकर जो है वो निकलती है। और इधर जो भारत में नदी आती है वो यांगियाब दर्रा से, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो यहां की अंतिम अंतिम नदियां और याद कर लेना एक। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं। हिमालय शुरू कहां से हुआ? लद्दाख से, भारत में, और खत्म कहां हो गया? अरुणाचल। यहां का पर्वत प्रमुख कौन सा है? नंगा पर्वत। दर्रा चांगला दर्रा, नदी सिंधु। इधर का पर्वत नामचा बरवा, दर्रा यांगियाप, नदी ब्रह्मपुत्र। अच्छा, नामचा बरवा पर्वत कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगियाप दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। अराइकोनोमाई तो है। थोड़ी सी बातें और करते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? हिमालय। हिमालय की अगर हम बात करें तो बताओ, हिमालय की आकृति कैसी है? वेरी गुड। हिमालय की आकृति जो है वो तलवार के समान है, तलवार के भांति। एक तो ये बात याद रखना। हिमालय कितने देशांतरों में आता है? तो याद रखना, यह 22 देशांतरों में आता है। गुरुजी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो है 6000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? मैंने अभी बताई थी, बताओ कितनी है? वेरी गुड। हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर लगभग, 2400। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करें चौड़ाई, 160 से लगभग 400 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या देखने को मिलती है हमें? चौड़ाई। क्षेत्रफल बताओ कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ में आई बात इतनी? अब इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है वो ये बात याद कर लेना कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है, नई के साथ साथ ऊंची भी पर्वत श्रृंखला है। याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग जो है वो नेपाल के हिस्से वाला जो भाग है वो सबसे ऊंचा है। कौन सा भाग सबसे ऊंचा है? नेपाल के भाग के तरफ देखा जाए तो वहां का भाग ज्यादा ऊंचा है। अच्छा, नोट लगा के एक प्रश्न लिखना नीचे। ये तो होगी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। अगर प्रश्न आए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो मेरे भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है उसका नाम है एंडीज, जो दक्षिणी अमेरिका में। और अपलेशियन पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में।
तो भाई ये हमने हिमालय के बारे में छोटी मोटी आज जानकारी पड़ी है। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों द्वारा जो किया गया वो सारा कल की क्लास में देखेंगे। इतना टफ नहीं है जितना बना रखा है, ठीक है, सिंपल है। एक बार और देखते हैं इसको। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6। ऊपर वाला भाग हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और थार का मरुस्थल। देखो, भारत का भौतिक प्रदेश जो बना, इस भौतिक प्रदेश के ऊपर कईयों ने सिद्धांत दिए। कईयों ने, वेगनर ने कहा कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत से बना है। कोबेर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया। कईयों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? हेरी हेस ने। उसके बाद मैंने कहा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा पर्वत? नंबर 1 पे हिमालय भौतिक प्रदेश है, धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हिमालय। अब हिमालय में मैंने पहले ये समझाया पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, ढाल क्या होती है, तट क्या होता है, गर्त क्या होते हैं, कटक, पठार और ज्वालामुखी द्वीप कौन से होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्त मेरियाना गर्त मैंने आपको समझाया। उसके बाद फिर मैंने कहा पर्वत, पठार, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़, पहाड़ी, पठार, मैदान में अंतर क्या होता है। फिर मैंने कहा हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक से, यानी प्लेटों की गति से। अच्छा, गति भी कई प्रकार की होती है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी गति से? अभिसारी गति। याद हो गई? इतना मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको अभिसारी गति याद रखनी है। फिर मैंने कहा ये जो हिमालय पर्वत है ये टर्सरी काल में बना, अल्पाइन काल भी प्रश्न आ सकता है, या तृतीय युग। युग मैंने समझा दिया कैसे बने थे। ये तृतीय युग के अंदर हिमालय बना। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली बनी थी, लेकिन अल्पाइन काल के अंदर क्या बन गया था? हिमालय। भूगोलवेताओं ने अलग अलग काल बताए हैं। एक मेरे को बात बताओ, 2 प्लेट वो कौन सी टकराई थी जिससे हिमालय बना था? एक तो इंडियन, एक यूरेशियन। फिर मैंने कहा हिमालय का विस्तार इस प्रकार से ये देश लिखा दिए, और भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है विस्तार है। फिर बताओ हिमालय की आकृति कैसी है? तलवार की जैसी। 22 देशांतर रेखाओं में आता है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर, क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय, लेकिन नेपाल का भाग ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो कौन सी करोगे? एंडीज। तो बताओ समझ में आई? आज के लिए, अभी के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।